नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केशवानी। बीती 4 नवंबर को ईओडब्ल्यू की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पुराने नौकरशाह डॉक्टर आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा और भूपेश सरकार में महाधिवक्ता रहे सतीश वर्मा के विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ये नई एफआईआर नान यानी नागरिक आपूर्ति निगम वाले मामले में दर्ज की गई है, जो 2015 से लंबित थी। इस मामले में 2019 में ईडी की एंट्री हुई थी। गौर करने वाली बात है कि 12 फरवरी 2015 को छत्तीसगढ़ के अलग अलग 28 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। ये छापेमारी ईओडब्ल्यू और एसीबी ने संयुक्त रूप से की थी, जहां भारी मात्रा में नकदी और कई आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ एक लाल डायरी भी बरामद की गई थी। इस छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच गया था। छापेमारी के दौरान मिले हुए दस्तावेजों के साथ हार्ड डिस्क और जिस लाल डायरी की चर्चा की जा रही है, उसमें कुछ कोड वर्ड लिखे हुए थे, जिसे समझने और समझाने की अलग अलग तरीके से कोशिशें की जाती रही। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते छापेमारी हुई थी। सिलसिलेवार ढंग से इस मामले में जिस ढंग से कार्रवाई हुई, होना तो ये चाहिए था कि उस समय की सरकार की तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ जिन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था, यानी पुराने आईएएस अनिल टुटेजा और डॉक्टर आलोक शुक्ला, ये भूपेश सरकार के रातों रात खासम खास हो गए। इतने खासम खास हो गए कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर नीतिगत निर्णयों में भी इन दोनों प्रशासनिक अधिकारियों की ही चलती थी। ये सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि लंबी तैयारी थी। सही अर्थों में भूपेश बघेल सरकार की रुखसती की स्क्रिप्ट भी इन दोनों ही भ्रष्ट अधिकारियों ने लिखी थी, जो फिलहाल एक मामले में नहीं बल्कि कई भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं। अनिल टुटेजा अपने पुत्र के साथ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस पूरे मामले को गहराई से यदि हम समझें, तब आपको यकीन हो जाएगा राजनीति में भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी को बढ़ावा देने के लिए किस तरह राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों की यदि जुगलबंदी हो जाए तो बेईमानी की सारी हदें पार की जा सकती है। ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में बताया है कि डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा से असम्यक लाभ लिया। उनका मकसद सतीश वर्मा के लोक कर्तव्य को गलत तरीके से करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कामकाज में गड़बड़ी कर सकें। इसके बाद ये तीनों मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने डॉक्टर आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा और सतीश चंद्र वर्मा के अलावा अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धाराओं 7, 7 का 8 और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, 211, 193, 195, 166 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी, इसमें एक जज की भी भूमिका है। वो भी कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने भाई को भूपेश बघेल सरकार के दौरान उपकृत करवाने के लिए अपने पद और पोजीशन का गलत उपयोग करते रहे। लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका से जुड़े हुए किसी जज का नाम यदि भ्रष्टाचार में आता है, तो इसके बाद आपको यकीन करना पड़ेगा कि आम इंसान आखिर न्यायपालिका को भी शक की निगाहों से देखने लगेगा, तो सिस्टम का कैसा बुरा हाल होगा। दरअसल सिस्टम में सारे लोग बुरे नहीं होते, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमें पहचानना होगा, जिनके बारे में मैं आपको आगे कुछ और ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी देने जा रहा हूं। 12 फरवरी 2015 को हुई छापेमारी के दौरान जो चौंकाने वाले खुलासे हुए, उसमें पता चला कि छत्तीसगढ़ के राइस मिलरों से लाखों टन घटिया चावल लेकर गरीब जनता को वो चावल परोसा गया। इतना ही नहीं, इस दौरान ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी गड़बड़ियां की गई। 27 लोगों के विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 16 लोगों के विरुद्ध 15 जून 2015 को अभियोग प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुराने आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा का भी नाम था। उनके विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई। उस समय भी केंद्र में मोदी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की ही छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह वाली सरकार थी। केंद्र सरकार की ओर से दोनों आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध 4 जुलाई 2016 को मामला मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई, लेकिन अज्ञात कारणों से इन दोनों ही अधिकारियों के विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव के ऐन पहले
29 नवंबर 2018 को दोनों ही भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार बदलने के बाद दोनों ही भ्रष्ट अधिकारियों के दिन भी बदल गए। कल तक कांग्रेस जिनके विरुद्ध तीखे आरोप लगा रही थी, वही दोनों अधिकारी भूपेश बघेल के खासम खास बन चुके थे। ऐसे में 2019 के शुरुआत में ईडी की एंट्री होती है। ईडी ने जैसे ही इस मामले में दखल देना शुरू किया, छापेमारी शुरू हुई, तो आरोप प्रत्यारोप और तीखे हो गए। लेकिन इस बार सुर बदले हुए थे। दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए भूपेश बघेल स्वयं मैदान पे आ गए और उनकी मातहत सौम्या चौरसिया की भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। इस पूरे घोटाले में ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि घोटाले में आरोपी रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को जमानत देने वाले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज भी संपर्क में थे। दरअसल ईडी ने बीते 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया। उस हलफनामा में हालांकि जज का नाम नहीं था, लेकिन किसी व्हाट्सएप चैट के डिटेल का उल्लेख करते हुए दावा किया गया कि दोनों आरोपी अग्रिम जमानत के मामले में जज के भाई, जिसका नाम कोष्टक में अजय सिंह लिखा हुआ है, के जरिए संपर्क में थे। दोनों आरोपियों को 2019 में जमानत दी गई, जबकि जज के भाई को भूपेश बघेल उनकी सरकार ने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया था। ईडी ने 31 अगस्त 2019 और 11 अगस्त 2019 के किसी व्हाट्सएप चैट का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोनों ही भ्रष्ट अधिकारियों के पास जज के बेटी और दामाद के बायोडाटा भेजे गए थे। उस व्हाट्सएप चैट की डिटेल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी गई। सबूत के आधार पर अब यहाँ गहराई से समझना होगा, ये दोनों ही भ्रष्ट अधिकारी तख्ता पलट होने के बाद किस तरह से दिन दुनी रात चौगनी स्पीड से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हुए थे। छत्तीसगढ़ के नान घोटाले की छापेमारी के दौरान 2015 में खाद्य विभाग के सीएस के पद पर डॉक्टर आलोक शुक्ला काबिज थे और नॉन के एमडी थे आईएएस अनिल टुटेजा, जिन्हें बचाने के लिए तख्ता पलट होने के बाद भूपेश बघेल ने बाकायदा एसआईटी का गठन किया। अब आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि इस मामले में जांच करने वाले वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह, जिनकी अहम भूमिका थी, न केवल उन्हें सस्पेंड किया गया बल्कि मुकेश गुप्ता को तो बर्खास्त भी कर दिया गया, मामला मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यानी जो अधिकारी भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे उन्हें ही आरोपी बना दिया गया। इसलिए राजनीति के बारे में कहा जाता है, राजनीति जो न कराए वो कम है। छत्तीसगढ़ में 17 अगस्त 2018 को जैसे ही भूपेश बघेल की नई सरकार शपथ लेती है, तब से छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल भी बदल गया था और भ्रष्टाचार करने का नया नया तरीका भी सामने आने लगा था। यही कारण था कि जनवरी 2019 में ईडी की एंट्री नान घोटाले वाले मामले में होती है। गौर करने वाली बात यह है कि तब छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री प्रतिबंधित थी, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं था। ईडी ने जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य मामलों को लेकर छापेमारी शुरू की, तो इस मामले में पढ़ते एक एक कर निकल कर बाहर आने लगी। एक तरफ भूपेश बघेल की सरकार एसआईटी गठन कर चुकी थी, तब एसीबी के चीफ मुकेश गुप्ता और जांच अधिकारी रजनेश सिंह के विरुद्ध आरोप लगे कि उन्होंने गलत तरीके से अधिकारी और नेताओं के फोन टैप किए हैं। इसके कोई मजबूत साक्ष्य नहीं थे, लेकिन सरकार के मुखिया और सरकार को चलाने वाले जब अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला जैसे दो महारथी हो तो कुछ भी संभव था। और इस तरह से राज्य की एजेंसी और केंद्र की एजेंसियों के बीच एक तरह से टकराव की स्थिति निर्मित हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जो लाल डायरी छापेमारी के दौरान बरामद हुई थी। एक तरह भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा था, उसमें जो कोर्ट में जो सीएम साहब लिखा है वो दरअसल अकाउंट ऑफिसर चिंतामणि चंद्राकर का नाम है, जबकि कांग्रेस की ओर से कहना था सीएम साहब का सीधा मतलब डॉक्टर रमन सिंह की तरफ है। क्योंकि उस वक्त राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी, इसलिए मीडिया मैनेजमेंट का काम भी बहुत तेजी से शुरू हुआ और यह समझाने की कोशिश की गई कि दोनों भ्रष्ट अधिकारियों की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। दरअसल ये दोनों ही अधिकारी किंग पिन थे, पूरे
मामले के असल सूत्रधार थे, जो भूपेश बघेल की सरकार के दौरान एक तरह से पूरी सरकार ही चला रहे थे। अनिल टुटेजा उद्योग विभाग के संचालक पद पर कार्यरत होते हुए मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया के साथ मिलकर सरकार के महत्वपूर्ण फैसले ले रहे थे। छत्तीसगढ़ में तख्ता पलट के बाद भारतीय जनता पार्टी को महज 15 सीटें मिली थी। भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता 15 साल की सत्ता के बाद इस तरह से हुई बुरी तरह हार के बाद टूट चुके थे। इस बीच 27 फरवरी 2020 को एक बड़ा घटनाक्रम होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया, मुख्यमंत्री के कई अन्य करीबी एजाज ढेबर सहित कई अधिकारियों के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी होती है और इस छापेमारी से जो कुछ बरामद होता है उसके बाद इस पूरे मामले की सूरत ही बदल गई। 2 मार्च 2020 को आयकर विभाग ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसमें लिखा था कि आयकर विभाग ने रायपुर में 27 फरवरी 2020 को कुछ लोगों के समूह हवाला डीलरों और उद्योगपतियों के विरुद्ध जांच बिठाई थी। जांच के दौरान अवैध कामों से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों व अन्य लोगों को हर महीने बड़ी रकम दी जाती थी। इसके अलावा बिना किसी अकाउंट धारक के खरीदी बिक्री का काम होता था। कर्मचारियों के नाम पर बैंक में अकाउंट बनाए गए थे जिसमें करोड़ों का लेन देन और बिना खाता धारक के अकाउंट संचालित होता था। इस तरह से बेनामी गाड़ियों की डिटेल्स, हवाला के लेन देन, कोलकाता की कंपनियों को अवैध भुगतान और बहुत बड़े बड़े लैंड बैंक यानी बहुत सारी जमीनों का अवैध रूप से खरीदा जाना शामिल है। इसके अलावा कई शेल कंपनियों की जानकारी मिली। इस जांच के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। अब तक 150 करोड़ रुपए की बेनामी लेन देन सामने आया है और आगे की जांच में मिले सबूत की पड़ताल के बाद इसके और बढ़ने की संभावना है। आप सोचिए 150 करोड़ की बरामदगी तब हुई थी जब भूपेश बघेल की सरकार बने महज 1.25 महीने हुए थे। उसके बाद कोरोना संक्रमण काल का दौर शुरू हो जाता है। एक तरफ से पूरा सिस्टम शांत था, लेकिन जांच की कार्रवाई और तेज होती गई, जिसकी आज सीधे तौर पर भूपेश बघेल की सरकार और सीधे तौर पर भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली पर पता है। जनता चुपचाप देख रही थी। मीडिया की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई और छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा की इमेज बनाते बनाते भूपेश बघेल शायद ये भूल गए कि छत्तीसगढ़ की जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। जनता सब कुछ समझ रही थी। सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कुछ नहीं छिपता। छोटे से छोटे दस्तावेज को तेजी से वायरल कर दिया जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया से जिस तरह से बेईमानी की जा रही थी उसका साफ तौर पर असर विधानसभा चुनाव के परिणाम के रूप में देखने को मिला। मौजूदा हालात में जब पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा भी आरोपी बनाए गए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जज तक को मैनेज करने की कोशिश की गई। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत पेश किए गए। हो सकता है इस मामले में और तीखी बयानबाजी होगी, पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन हमें जागरूक होकर समझदारी के साथ सिस्टम में बैठे हुए ऐसे बेईमान लोगों को भी समझना होगा। सिस्टम को प्रभावित करने वाले मक्कार और बेईमान किस्म के बहुत सारे लोग हैं। नान घोटाला तो सिर्फ एक उदाहरण था। ईमानदारी से यदि सारे भ्रष्ट राजनेताओं के विरुद्ध कार्रवाई हो जाए तो आप लोगों को वास्तव में राजनीति से कहीं ज्यादा घृणा हो जाएगी। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करें कि अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर के आए, जिससे हमारा सिस्टम भी सुधरे और हमारी आवाज़ को भी बुलंदी मिले। इसलिए राष्ट्रदूत को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।